दिल्ली सल्तनत, द सल्तनत ऑफ द सुल्तान्स। तो सुल्तानों की सल्तनत के बारे में एक प्रोवर्ब बहुत ही फेमस है कि सुल्तान तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन सुल्तान बनने के लिए इरादे और गर्दन दोनों मजबूत होने चाहिए। तो किसके इरादे कितने मजबूत हैं, किसकी गर्दन कितनी मजबूत है और किसके इरादे कमज़ोर हैं, किसकी गर्दन कमज़ोर है, आइए आज हम लोग इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हमारा आज का नया टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। हेलो, आई एम माइक सर फ्रॉम द ग्रेविटी आईएएस प्लेटफॉर्म और आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। दिल्ली सल्तनत एक ऐसी सल्तनत जिसको मोहम्मद गौरी भारत के अंदर छोड़ के गया। मोहम्मद गौरी छोड़ के गया कहने का मतलब मेरा ये है कि मोहम्मद गौरी जो था उसके गुलामों ने ही भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की थी। कैसे ये, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है कि दिल्ली सल्तनत का जो आपका इन्वेंट करने वाला दिल्ली सल्तनत के रूल को भारत के अंदर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ भारत के अंदर आया था। मोहम्मद गौरी, जैसा कि आपको याद होगा कि तराइन के बैटल्स के अंदर मोहम्मद गौरी के बारे में हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि तराइन के बैटल्स के अंदर किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान को वो आके हरा के और भारत के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, यहाँ दिल्ली के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है। उसी कब्जे की करने की कोशिश के अंदर वो भारत के अंदर किसको छोड़ के चला जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कर देता है और दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करने के बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक जिस दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करता है उसके अंदर जो पहली सल्तनत आती है उसको ममलूक डायनेस्टी या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि जो टाइमलाइन है दिल्ली सल्तनत की वो एक्चुअली टाइमलाइन दिल्ली सल्तनत की है क्या। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की टाइमलाइन के बारे में जैसा हमने देखा कि ये दिल्ली सल्तनत जो है किसी एक की सल्तनत नहीं है, ये सल्तनत टोटल 5 डायनेस्टीज को मिला के एक सल्तनत बनी जिसको दिल्ली सल्तनत बोला गया, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ममलूक डायनेस्टी या गुलाम वंश का, जो 1206 से लेकर 1290 तक रही। और इसके इंपॉर्टेंट रूलर्स में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन, ऐसे रूलर्स के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। आगे वाले क्लासेस के अंदर हम लोग खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी के बारे में भी बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंदर आज हम लोग किसके बारे में बात करने वाले हैं, ये गुलाम वंश या जिसको हम लोग ममलूक डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो गुलाम वंश या ममलूक डायनेस्टी की शुरुआत करने वाला भारत के अंदर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 के अंदर दिल्ली सल्तनत की नींव रखता है और 1210 तक यहाँ पे ये शासन करता है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत या ममलूक डायनेस्टी का जो पहला वंशज है उसकी नींव रखता है, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम बनने के बाद से ही ये मोहम्मद गौरी का वफादार भी रहा और इसने भारत के अंदर मोहम्मद गौरी की रिस्पेक्ट के अंदर दिल्ली की गद्दी के ऊपर खुद को कभी बैठाया नहीं। ये कहाँ से शासन करता रहा, ये हमेशा लाहौर से ही शासन करता रहा, कभी दिल्ली की गद्दी के ऊपर यह आके बैठा नहीं। ठीक है, तो इसने कभी दिल्ली की गद्दी को कैप्चर करना नहीं चाहा, दिल्ली की गद्दी के ऊपर अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर नहीं किया। ये काम किसने किया आके, ये काम किया शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने। तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश को वास्तविक या रियल रूलर जाना जाता है दिल्ली सल्तनत का, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसको एक टाइटल दिया जाता था लाख बख्श। ठीक है, लाख बख्श के नाम से हम इसको जानते हैं। ये टाइटल कभी कभी आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जाता है कि लाख बख्श के नाम से कौन सा शासक जाना जाता था। तो लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाले शासक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। सिर्फ लाख बख्श के नाम से नहीं जाना जाता था, ये कुरान खां भी था। कुरान खां का मतलब होता है जो इस्लाम के अंदर कुरान होता है उस कुरान को जो पूरा याद कर लेता है, रट लेता है, जिसको हिफ्ज करना भी कहते हैं। तो इसको हाफिज और हाकिम के टाइटल के नाम से भी जाना जाता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कई सारे टाइटल्स मिले यहाँ पे, जिन टाइटल्स के नाम से इसको हम जानते हैं। साथ ही साथ में कुतुबुद्दीन ऐबक के कुछ वर्क भी हैं, कुछ काम भी हैं जो इसने भारत के लिए किए। ठीक है, जैसा आप लोग को याद होगा और आप लोग को पता होगा कुतुब मीनार के बारे में। कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार जो था दिल्ली के अंदर जो आज के समय में आपको देखने को मिलता है, तो कुतुब मीनार को बनवाने वाला, स्टार्ट करवाने वाला कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार अपने गुरु कौन, बख्तियार काकी, नाम याद रखिएगा आप लोग, क्या नाम है,
बख्तियार काकी की याद में या उनकी रिस्पेक्ट में कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया था। ठीक है, कुतुब मीनार बनवाने वाले शासक का नाम या स्टार्ट करवाने वाले शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था। बाद में क्या होता है, कुतुब मीनार को कंप्लीट नहीं करा पाता है, ये इस काम को पूरा करता है कौन, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन को पूरा करता है। इसके साथ ही साथ कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन के साथ ही साथ क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक साथ ही साथ में एक और कंस्ट्रक्शन कराता है वहाँ पे, जिसको कुव्वतुल इस्लाम के नाम से जाना जाता है। कुव्वतुल इस्लाम भी दिल्ली के अंदर ही एक मॉन्यूमेंट है, एक मस्जिद का निर्माण कराया था इसने, जिसको कुव्वतुल इस्लाम के नाम से हम लोग जानते हैं। साथ ही साथ कुव्वतुल इस्लाम के साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा भी एक ऐसा मॉन्यूमेंट था जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कराया था, और ये आज के समय में कहाँ पे है, अजमेर के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो बातें थी इससे रिलेटेड थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, कुव्वतुल इस्लाम बनवाया, 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। इसके समय काल के अंदर कुछ राइटर्स, जैसे कि कुछ पोइट्स होते थे, राइटर्स होते जो उस समय की जो भी कहानी होती थी उन कहानी को किताबों के फॉर्म में लिख दिया करते थे। ठीक है, तो इसके समय के फेमस राइटर के नाम थे, जिनमें हसन उन निज़ामी का नाम हम लोग याद रखते हैं, और दूसरा फ़खरुद्दीन का नाम हम लोग याद रखते हैं। तो फ़खरुद्दीन और हसन उन निज़ामी ये 2 राइटर थे जो इसके समय के काफ़ी फेमस राइटर थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श, हाफिज़ और हकीम के नाम से भी जाना जाता था, और साथ साथ हमने ये जाना कि ये लाखों बख्श दिया करता था या लाखों दान में दे दिया करता था, इस वजह से इसे लाख बख्श के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि ये मॉन्यूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट कराने वाला भारत के अंदर शासक था, जिसने कुतुब मीनार, कुव्वतुल इस्लाम और 2.5 दिन के झोपड़े को कंस्ट्रक्ट कराया। तीसरी चीज़ हमने ये देखी कि इसने भारत के अंदर क्या करा था, भारत के अंदर इसने, हमने ये राइटर्स जो थे, जो भारत के अंदर आने वाले राइटर्स थे, कहाँ से, अरब्स वगैरह से जो राइटर्स आते थे, मिडिल ईस्ट से जो राइटर्स आते थे, उन राइटर्स को भारत के अंदर लाने वाला पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और उन शासकों में जो राइटर्स थे, उस शासक के वो राइटर्स के नाम हसन उन निज़ामी और फ़खरुद्दीन के नाम से हम उसको जानते हैं। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और बेसिकली बिलोंग कहाँ से करता था, तुर्की या टर्की से बिलोंग किया करता था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम इतना जानते हैं। ठीक, अब शमशुद्दीन इल्तुतमिश की जब बात आती है तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में हमको क्या जानना है और हम क्या जानते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही गद्दी से हटता है तुरंत इस गद्दी को कैप्चर कर लेता है आके आराम शाह। आराम शाह का शासनकाल रहता है 1210 से लेके 1211 ईस्वी तक। तो 1210 से लेके 1211 ईस्वी तक आराम शाह रहता है और आराम ही करता रह जाता है। ठीक है, 1 साल आराम करता है, इसके आराम को हराम करने कौन आ जाता है, इल्तुतमिश आ जाता है, और इल्तुतमिश आके गद्दी के ऊपर कैप्चर कर लेता है और गद्दी को वास्तविक शासक बन जाता है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक अगर किसी को बोला जाता है तो वो सुल्तान इल्तुतमिश को बोला जाता है। ये 1211 में गद्दी पे बैठता है और 1236 तक लगातार अपनी गद्दी को संभालता है। इल्तुतमिश ने वास्तविक शासक के रूप में हम इसको इसलिए भी जानते हैं क्योंकि वास्तविक रूप से इसने भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत भी की थी, क्योंकि इसने अपनी राजधानी दिल्ली बना दी, जो कि लाहौर राजधानी अभी तक कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया हुआ था। और राजधानी दिल्ली बनाने के बाद इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वा के और अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया। खलीफा की परमिशन के बाद इसने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया, और इसने भारत को चंगेज़ खां के आक्रमण से भी बचाया। ठीक है, चंगेज़ खां क्या था, चंगेज़ खां बहुत क्रूर शासक था जो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता था। उसकी क्रूरता की ये हदें थी कि चंगेज़ खां क्या करा करता था, अपने गुलामों को इनाम इसी बात पे देता था कि जो ज़्यादा गर्दन काट के मेरे सामने लेके चला आएगा। इवन ये तक कुछ कहानियाँ कुछ राइटर्स ने उसके बारे में लिखा है कि चंगेज़ खां गर्भवती महिलाओं के पेट में से बच्चों को निकाल के उनको मरवा दिया करता था। इस तरीके की घटनाएं और बहुत क्रूर चीज़ें हमको देखने को मिली हैं। चंगेज़ खां के बारे में कुछ राइटर्स ने ऐसा लिखा। तो ऐसे शासक से मंगोल जहाँ पे भी आक्रमण किया करते थे उस जगह को तबाह कर दिया करते थे। तो इल्तुतमिश ने उस आक्रमण से बचाया था चंगेज़ खां के। कैसे, ख्वारिज़्म शाह एक शासक था मिडिल ईस्ट का, ममलूक डायनेस्टी से उसका थोड़ा बहुत लेना देना था। ममलूक एक ट्राइब है मिडिल ईस्ट के अंदर, तभी इस डायनेस्टी का नाम हम लोग ममलूक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। तो इनसे थोड़ा रिश्तेदार था, उनको उसने सोचा ख्वारिज़्म शाह ने कि क्यों ना इल्तुतमिश के पास में चले, और ये इल्तुतमिश के पास में भागता हुआ चला आता है, इसके पीछे चंगेज़ खां लगा होता है। तो इल्तुतमिश इसको शरण दे देता है कि ये कहता है आगे ख्वारिज़्म शाह कि मेरे पीछे कोई एक शासक लगा हुआ है और मुझे आपकी शरण चाहिए बचने के लिए। तो इल्तुतमिश क्या करता है,
रिश्तेदारी निभा लेता है, बचा लेता है कि आओ जो भाई हम शरण दे देंगे तुम्हें, आ जाओ। लेकिन अभी इल्तुतमिश को ये नहीं पता है कि इसके पीछे पड़ा कौन है, चंगेज़ खां पड़ा है। तो क्या होता है भाई कि ये दोनों लोग आराम से डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं, रात में डिनर चल रहा है, और डिनर चलते समय इल्तुतमिश के साथ में ख्वारिज़म शाह आमने सामने बैठ के बातें चल रही। तो इल्तुतमिश पूछता है इससे कि भाई एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे पीछे शासक पड़ा हुआ है, ये शासक है कौन जिससे तुम इतना घबरा के और यहाँ तक भागते चले आए हो, है ना। तो क्या बोल देता है ख्वारिज़म शाह, मेरे पीछे चंगेज़ खां पड़ा हुआ है। बस इतना बोलना था कि इल्तुतमिश क्या करता है, तुरंत खाने की प्लेट इसके सामने से खींच के और इसको कहता है उठो तुरंत निकल के बाहर, मुझे चंगेज़ खां से कोई भी मसला नहीं करना, कोई पंगा नहीं करना, और आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये मैसेज चला जाता है चंगेज़ खां को। इसलिए चंगेज़ खां किसी भी तरीका कोई आक्रमण इल्तुतमिश के ऊपर नहीं करता है, और ऐसे इल्तुतमिश क्या करता है, भारत पे चंगेज़ खां के आक्रमण को बचा लेता है। ठीक है, तो ये अपनी कार्यकुशलता के लिए इस चीज़ में कहीं ना कहीं फेमस था। अभी हम लोग कुतुब मीनार की बात कर रहे थे, तो कुतुब मीनार को कंप्लीट कराने वाला जो शासक था वो कौन था, वो सुल्तान इल्तुतमिश ही था, जिसने इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कराया था। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में देखिए और भी चीज़ें कुछ हैं जो हमको जाननी ज़रूरी है। जैसे इल्तुतमिश के समय में एक चालीसा सिस्टम चला करता था। ठीक है, चालीसा सिस्टम का मतलब ये होता था, टॉप 40 लोगों का एक ग्रुप होता था जिसमें हायर अथॉरिटी के लोग रहा करते थे, सुल्तान्स रहा करते, मतलब सुल्तान भी कह सकते हैं हम लोग एक तरीके से, या वो रहा करते थे जो हायर अथॉरिटी रहते थे, उलेमा वगैरह हुआ करते थे। जैसा कि हम लोग अकबर के 9 रत्न देखते, तो कुछ रत्न ऐसे इसने अपने सिस्टम में रख लिए थे, ग्रुप में रख लिए थे, जिसको ये चालीसा सिस्टम कहते थे। सीधी सीधी बात अगर हम समझें तो सीधी सीधी बात यह है कि टॉप 40 लोगों का ग्रुप है जो सुल्तान के एडमिनिस्ट्रेशन और रूलिंग पावर के अंदर दखल कर सकते थे और उसको सजेशन दे सकते थे। तो चालीसा सिस्टम इसने भारत के अंदर लाके लागू कर दिया। ठीक है, इस चालीसा सिस्टम के अलावा हम इसके अंदर एक चीज़ और याद रखते हैं जिसको हम लोग इक्ता सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इक्ता सिस्टम भी इसने एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड पॉलिसीज़ के लिए भारत के अंदर लागू किया था। तो इक्ता सिस्टम को लागू करने वाला भारत के अंदर कौन था, वो सुल्तान इल्तुतमिश था। ठीक है, और सुल्तान इल्तुतमिश का कुछ काम, जैसे इसने भी एक आध राइटर को लेके आया भारत के अंदर। ठीक है, राइटर के ऊपर, ठीक है, एक के मुंह पे ही लिखे देते हैं। ठीक है, रजिया सुल्तान के मुंह पे ही लिख देते हैं, देख लो तुम लोग, समझ लो बस। ठीक है, इनका नाम था मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, मिन्हाज उस सिराज फेमस राइटर उस समय का जो सुल्तान इल्तुतमिश के समय भारत के अंदर आया, और इसने क्या करा था, भारत के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लिखना शुरू करी जिसके बारे में आज के समय में हमको बहुत सारे रिलेवेंट फैक्ट मिलते हैं जो हम लोग जानते हैं। देखिए आगे क्या है, आगे सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में 2 फैक्ट और जानेंगे हम लोग, टंका और जीतल। क्या है ये टंका जीतल? टंका जीतल उस समय के कॉइन्स होते थे। ठीक है, कॉइन्स या करेंसी ये अपने समय में चलवाई थी इसने, तो वो कॉइन्स या करेंसी क्या कहलाती थी उस समय की, टंका या जीतल कहलाया करती थी। ठीक है, अब टंका जीतल जो कॉइन्स चला करते थे, तो भाई कौन से कॉइन है, सोने का कॉइन है, पीतल के कॉइन है, क्या है? ठीक है, तो टंका होता था सिल्वर का कॉइन, और जीतल क्या होता था, कॉपर कॉइन हुआ करता था। ठीक है, तो हमको ये चीज़ें याद रखनी है इसके अंदर, और सुल्तान इल्तुतमिश को यहाँ ख़त्म करते हैं हम लोग। ठीक है, सुल्तान इल्तुतमिश के बाद में आ जाते हैं हम लोग रज़िया सुल्तान पे। लेकिन एक मिनट, डायरेक्ट रज़िया सुल्तान पे नहीं आएंगे हम लोग, अभी एक बीच में गैप है। क्या गैप है कि सुल्तान इल्तुतमिश तो डिक्लेयर करके गए कि अगली भारत की शासिका कौन होगी, रज़िया सुल्तान होगी, लेकिन ये जो चालीसा वाला ग्रुप इन्होंने बनाया था, या उस समय के जो हायर अथॉरिटी उलेमा वगैरह थे, उन्होंने खारिज कर दी इस बात को कि रज़िया सुल्तान को हम भारत का शासक नहीं बनने देंगे, क्योंकि वो महिला है, इसलिए हम इसको शासिका नहीं बनने देंगे। इस बात से नाराज़ होकर रज़िया सुल्तान को क्या करा गया, उन्होंने बेदखल कर दिया कि शासिका ये भारत की नहीं बनेगी। किसको बना दिया शासक? इन्होंने बना दिया रुकनुद्दीन फिरोज़ को। रुकनुद्दीन फिरोज़ को 1236 के अंदर इन्होंने नया शासक बना दिया, लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज़ के दिन सिर्फ और सिर्फ गिनती के थे। रज़िया सुल्तान ने अपनी कार्यकुशलता और अपनी पावर के दम पे क्या करा, जनता के सपोर्ट के साथ में रुकनुद्दीन फिरोज़ को गद्दी से हटा के और गद्दी को कैप्चर कर लिया। तो रज़िया सुल्तान भारत के ऊपर राज करने वाली प्रथम महिला शासक बन गई, और एकलौती महिला शासक बन गई जिसने भारत की गद्दी के ऊपर रूल किया। ठीक है, तो इसका समय काल हम लोग देखेंगे 1236 से लेके 1240 तक।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, ठीक है। बहुत पुरानी स्लाइड पे देख लिया हमने, ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया। हाँ, रज़िया सुल्तान के बारे में बात करेंगे। तो रज़िया सुल्तान की बात जब हम करेंगे तो दो नाम आएंगे आपके सामने, एक अल्तुनी या अल्तुनिया की बात होती है और एक याकूत की बात होती है, ठीक है। तो रज़िया सुल्तान का चेहरा सामने रखिएगा आप अपने, और हम कहानी की बात करते हैं, ठीक है, कि रज़िया सुल्तान की कहानी क्या है। तो रज़िया सुल्तान जब 1236 के अंदर भारत की शासिका बनी तो उस समय याकूत एक पर्सन था, ठीक है। थोड़ा सा लव स्टोरी सुन लो, है ना, थोड़ा सा लव स्टोरी सुन लो। याकूत एक पर्सन था, तो याकूत जो था कहीं ना कहीं रज़िया सुल्तान को पसंद था। रज़िया सुल्तान याकूत के साथ में शादी करना चाहती थी, लेकिन याकूत कौन था? रज़िया सुल्तान का सिर्फ एक गुलाम, ठीक है, जिसको इक्ता सिस्टम के अंदर सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव थोड़ा सा सिस्टम मिला हुआ था, जिसको वो गवर्न किया करता था, देखा करता था, लेकिन सुल्तान का तो गुलाम ही हुआ वो। इस बात से सारे के सारे लोग नाराज़ भी रहते थे कि पहले तो वो चाहते नहीं थे सुल्तान बने, दूसरा ऊपर से ये वाला सीन अब क्रिएट होने लगा, तो याकूत से वो कहीं ना कहीं पीछा छुड़ाना चाहते थे, ठीक है। तो याकूत की कहानी कैसे ख़त्म होती है? याकूत की कहानी ऐसे ख़त्म होती है कि एक नाम और दिख रहा है आपको यहाँ पे, क्या है वो? अल्तुनिया, ठीक है। अल्तुनिया गवर्नर था भटिंडा का। तो रज़िया सुल्तान के ऊपर लगातार अटैक होते रहे उस समय में, तो ये अटैक भी रज़िया सुल्तान के ऊपर हुआ। इस समय भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने रज़िया सुल्तान के ऊपर अटैक कर दिया और उसको पता लगा याकूत के साथ में कुछ ऐसा है, तो उसने याकूत को यहाँ पे मार दिया। याकूत खत्म हो गया, लव स्टोरी खत्म नहीं, अभी एक और लव स्टोरी ऐड हो जाएगी इसके अंदर। जब भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया ने इसके ऊपर अटैक किया और अटैक करके रज़िया सुल्तान को कैप्चर करके कहाँ ले गया? कैद खाने के अंदर ले गया, उसको कैद कर लिया और सुल्तान नहीं बनने देने, अब अगला सुल्तान नहीं बनने देंगे इसको, और सुल्तान की गद्दी से हटा दिया। तो रज़िया सुल्तान ने क्या करा? यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव वाला दिमाग चलाया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव वाला दिमाग कैसे? जिसको मास्टर ऑफ कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है। उस रज़िया सुल्तान ने क्या करा कि तुरंत अल्तुनिया के साथ में शादी कर ली, और शादी करने के बाद में अपनी गद्दी को भी बचा लिया, और साथ ही साथ में क्या करा? एक नई लव स्टोरी की स्टार्ट हो गई, है ना। तो लव स्टोरी का मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सल्तनत को बचाना था। आपने आगे चल के मुगलों के अंदर भी देखा होगा, तो मुगल जैसे राजपूतों के साथ में विवाह संबंध या वैवाहिक संबंध बना लिया करते थे, उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ सल्तनत को आगे बढ़ाना, या चलो मिल के सल्तनत को आगे बढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ ये मतलब इन लोगों के हुआ करते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि ये तो भाई हो गया, इनकी तो कहानी यहाँ पे थी, याकूत और अल्तुनिया के बारे में ही हमको जानना है इनके बारे में। और साथ में क्या हुआ, जब ये इनसे शादी कर लेती हैं तो 1240 में क्या होता है, ये निकल के जा रही होती हैं, ठीक है। 1240 में क्या होता है, अल्तुनिया और रज़िया सुल्तान रास्ते से जा रहे होते हैं, और रास्ते से जा रहे होते हैं जो रज़िया सुल्तान अल्तुनिया के दुश्मन लोग होते हैं, वो लोग क्या है, डाकू के दिमाग में एक बात डाल देते हैं। जो उस समय के वहाँ पे डाकू वाकू लोग रहा करते थे, उनके दिमाग में एक बात डाल दी जाती है कि यहाँ से बहुत सारा सोना निकलने वाला है, और डाकू लोग वहाँ अटैक कर देते हैं। अटैक में क्या होता है, रज़िया सुल्तान अल्तुनिया मारे जाते हैं, और जब डाकू चेहरा हटा के देखते हैं, अरे ये तो सोना नहीं था, हमने सुल्तान को मार दिया, और वो वहाँ से सीधा भाग लेते हैं। तो आज तक ये पता ही नहीं लग पाया, इसी में हिस्टोरियंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट में है कि रज़िया सुल्तान और अल्तुनिया को एक्चुअली में मारा किसने। फिलहाल मार दिया, और यहाँ से इनका जो था कार्यकाल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा चलते हैं अब आगे हम लोग किसकी तरफ, गयासुद्दीन बलबन की तरफ। हमें बलबन के बारे में जानना है। बलबन का जो कार्यकाल था ये 66, ठीक है। तो इनका कार्यकाल था 1266 से लेके बेसिकली 87 तक भी है कहीं कहीं, ठीक है। तो 87 तक का इनका कार्यकाल था, जिस कार्यकाल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक। तो 1266 से लेकर 87 तक के कार्यकाल की बात करेंगे बलबन का। बलबन कौन? बलबन वो शासक जिसने भारत के अंदर सुल्तान की परंपरा को बहुत हाई अथॉरिटी तक पहुंचाया, ठीक है। सो हाई अथॉरिटी तक पहुंचाने का मतलब ये है कि इसने सब कुछ सुल्तान को ही बना दिया। कैसे बना दिया? सुल्तान को बनाने का मतलब ये था कि इसने पहले तो अपना पूरा का पूरा जो भी एरिया था उस एरिया को एक्सपेंड करने की कोशिश करी, एरिया को एक्सपेंड करता चला गया, और एक्सपेंशन के साथ साथ में सुल्तान की पावर को भी बढ़ाता चला गया कि सुल्तान क्या होगा, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस अभी तक चला करती हैं उन रिलीजियस प्रैक्टिसेस से थोड़ा फ्री रहेगा। मतलब जो चालीसा सिस्टम था, जिस चालीसा सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे, उस चालीसा सिस्टम को इसने सबसे पहले आके समाप्त कर दिया। और जब चालीसा सिस्टम को इसने समाप्त कर दिया तो इसने कहा सुल्तान अब सबसे ऊपर है, और जब सुल्तान सबसे ऊपर है तो सुल्तान को ये दो परंपराएं चाहिए, सुल्तान को पैबोस चाहिए, सुल्तान को सिजदा चाहिए। क्या है पैबोस सिजदा? पैबोस का मतलब होता है किसिंग द फीट ऑफ द मोनार्क, मोनार्क के कदमों को चूमना, पैबोस कहलाता है। सिजदा अपने माथे को
सुल्तान के सामने रख देना, वो कहलाता है पैबोद। तो इस तरीके की परंपराओं को शुरू करने वाला भारत के अंदर कौन था? वो आपका बलबन था। ठीक है, बलबन ने सिर्फ चालीसा सिस्टम या इनके लिए काम नहीं किया, बलबन ने क्या करा, अब मिलिट्री डिपार्टमेंट को भी मजबूत करना शुरू कर दिया। इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट को मजबूत किया और मिलिट्री डिपार्टमेंट को इसने नाम दिया दीवान ए अर्ज। क्या याद रखेंगे भाई? दीवान ए अर्ज। दीवान ए अर्ज को हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे। दीवान ए अर्ज इसने एक नया मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसके अंदर पूरी मिलिट्री को गाइड किया जाता था, देखा भाला जाता था, इसी तरीके की चीज़ें ये यहाँ पे किया करता था। ठीक है, साथ ही साथ में मिलिट्री डिपार्टमेंट के साथ में इसने क्या करा, एक स्पाई सिस्टम भी लागू कर दिया। स्पाई, जासूसी भी तो करवाएंगे कि सुल्तान की कोई बुराई तो नहीं कर रहा है, तो वो बुराई भी तो देखी जाएगी। तो सुल्तान की कोई बुराई ना करे, जासूसी ना करे, वो सब चीज़ें भी इसने देखना यहाँ पे शुरू कर दी। ठीक है, तो ये सारी के सारी पॉलिसीज़ जो थी बलबन की मोटी मोटी हम लोग ने यहाँ पे देख ली। ठीक है, तो बलबन की ये सारी की सारी पॉलिसी हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम लोग ने यहाँ पे देख ली। ठीक है, इसके बाद में जो लास्ट शासक आता है आपका दिल्ली सल्तनत का या ममलुक डायनेस्टी का, वो है कैकुबाद। ठीक है, ये देखिए कैकुबाद 1287 से लेकर 90 तक अंतिम शासक है ममलुक डायनेस्टी का या गुलाम वंश का, जो गुलाम डायनेस्टी के ऊपर रूल करता है। इसके बाद कैकुबाद के बाद में आपकी ये दिल्ली सल्तनत की पहली सल्तनत जो है ममलुक डायनेस्टी समाप्त हो जाती है और यहाँ पे जो नया वंश आ जाता है वो कौन सा वंश आ जाता है? खिलजी। ठीक है, खिलजी वंश आ जाता है। यहाँ पे नया वंश जो है वो खिलजी वंश आ जाता है। अब आने वाले समय में हम लोग खिलजी वंश के बारे में जानेंगे, खिलजी वंश के बारे में बात करेंगे कि खिलजी डायनेस्टी कौन सी डायनेस्टी थी। ठीक है, थोड़ा खली बली हो गया है दिल मेरा टाइप ना, वो वाला खिलजी वंश के बारे में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी या आने वाले मुबारक खिलजी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। जय हिंद।